नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं ताबिश हुसैन। एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कृषि इनकम की आड़ में सरकार अब टैक्स चोरी की जांच करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कृषि इनकम दिखाने वालों की जांच कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसकी आड़ में काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की जा रही है। इनकम टैक्स विभाग ने बड़े अधिकारियों को इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं और टैक्स अधिकारियों से 20 मार्च तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। 2007-2008 से 2015-2016 के बीच के टैक्स रिटर्न की जांच भी की जाएगी और इनकम टैक्स को काफी दिनों से काले धन को कृषि इनकम के जरिए दिखाने की शिकायत मिल रही थी। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त दीपू राय फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपू, कितना बड़ा ये मामला समझा जाए कि किसान अब सामने आ रहे हैं, सरकार को शक है कि किसानी के जरिए काले धन का इस्तेमाल किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है? देखिए, किसान शायद वो न हो, क्योंकि ये ताज्जुब ये हो रहा है कि जब पटना हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल किया गया, उसके बाद इनकम टैक्स विभाग इंटरनल एक जो सोर्स बता रहे हैं उसने एक इंटरनल आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने टैक्स रिटर्न भरते समय 1 करोड़ से ऊपर खेती से इनकम को दिखाया है। और ये नो डाउट खेती की इनकम किसान की ही इनकम मानी जाएगी, और चूंकि खेती की इनकम पर टैक्स नहीं है और केवल रेफरेंस रेट के बतौर इसका इस्तेमाल होता है, ऐसे में क्या ये कुछ लोग और धंधा करते हुए कहीं एग्रीकल्चर के नाम पर ये टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे हैं? इस बात की जांच के लिए सरकार सभी बड़े अधिकारी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स, जो डिफरेंट रेंज होते हैं पूरे देश में, उनको जारी किया है इंटरनल आदेश और कहा है उनके असेसिंग ऑफिसर से कि आप ये बताइए कि आखिर ये जो लोग 1 करोड़ से ऊपर खेती की आमदनी दिखा रहे हैं, ये लोग कौन हैं? क्या कहीं इनसे कोई गलती से ये फिगर तो नहीं बढ़ा है? लेकिन आप ये सारे असेसिंग ऑफिसर से कहा गया है कि आप इस बारे में तहकीकात करके जो इनकम टैक्स रिटर्न में जिन लोगों ने 1 करोड़ से ऊपर की खेती से आमदनी यानी बंद करके आमदनी दिखाई है, उनकी जांच की जाए। क्योंकि हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन को सफेद करने का जरिया बनाया गया था, क्योंकि इनकम को अगर खेती से इनकम बता दिया जाएगा तो उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा और काला धन सफेद भी हो जाएगा। तो इस बाबत ये जांच का इंटरनल आदेश दिया गया है और ये माना जा रहा है, जो डेटा सोर्सेस बता रहे हैं कि प्रोवाइड किया गया है 9 साल का, उसमें 3000 करीब के आसपास ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने किसान बनकर यानी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानी से आमदनी दिखाई है। तो एक शक पैदा हुआ होता है कि आखिर 1 करोड़ से ऊपर की आमदनी किसी किसान की है और वो इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई और भी आमदनी उसकी जरूर होगी। और ये जो टैक्स में खेती से दिखा रहा है, क्या वाकई वो खेती से है या नहीं? जी शुक्रिया दीपू इस सब जानकारी के लिए। तो सरकार अब इस बात की जांच करेगी कि खेती से 1 करोड़ से ऊपर की इनकम अगर दिखाई जाती है तो क्या वो खेती के जरिए ही आ रही है या कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें शक सरकार को नजर आ रहा है, तो उसकी भी जांच अब की जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक तरफ सरकारें भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रही हैं, तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार करने वाले भी नए नए तरीके अपना रहे हैं और इसके लिए स्मार्ट तरीके अपनाए जा रहे हैं। हम आपको गुजरात में ऐसे ही स्मार्ट करप्शन का मामला दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। भ्रष्टाचार के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी स्मार्ट करप्शन के बारे में सुना है? यह पूरा मामला हम आपको समझाते हैं। यह है गुजरात सरकार का कमर्शियल टैक्स मुख्यालय। हर साल 50,000 करोड़ रुपए का टैक्स गुजरात सरकार को यहीं से मिलता है, जो राज्य के कुल टैक्स में से 75% से ज्यादा है। अब हम आपको यहाँ के स्मार्ट करप्शन का खेल समझाते हैं। व्यापारियों को अपने कारोबार के लिए टिन नंबर यानी टैक्स इंडेक्स नंबर लेना पड़ता है। इसके जरिए व्यापार और खरीद फरोख्त का हिसाब रखा जाता है। जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से सामान खरीदता है तो जो टैक्स लगता है उसमें से 50% टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पर वापस मिलता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है अगर आपके पास टिन नंबर हो। अगर आप अपना कारोबार बंद करते हैं तो टिन नंबर डीएक्टिवेट हो जाता है। यहीं से शुरू होता है करोड़ों रुपए का टैक्स गोलमाल। इसी विभाग के कुछ कर्मचारियों ने पुराने डीएक्टिवेट टिन को एक्टिवेट किया, फॉर्म अपलोड किया और पुराने साल में धंधा दिखाकर 11 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड लेने की तैयारी कर ली। लेकिन जैसे ही टिन एक्टिवेट हुआ, तुरंत एक SMS एक अधिकारी के पास आया, जिसके दायरे में ये पुराने टिन नंबर आते हैं।
जिससे स्मार्ट करप्शन का पर्दाफाश हुआ। इस एसएमएस के साथ गुजरात कमर्शियल विभाग ने 3 क्लर्कों को सस्पेंड कर दिया और पुलिस के पास मामला दर्ज हुआ। इसके लिए हमने साइबर क्राइम में हमारी फरियाद भी लिखवा दी है और डिपार्टमेंट में जिस पे हमको शक था उन लोगों को हमने इमीडिएटली फर्ज मौकूफी पे रख दिया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी प्रॉपर्टी टैक्स भरने में ऑनलाइन ही टैक्स को 0 कर दिया गया और करोड़ों की हेराफेरी की गई। इस मामले में भी अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ कर्मचारियों का ही हाथ था। अभी ये सस्पेक्टेड नाम आए हैं, उनसे पूछताछ होगी, उनके कंप्यूटर वगैरह सील करवाए गए हैं। ये सभी बातों का इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर कुछ भी आगे इन्वॉल्वमेंट निकलता है तो वो सब बातों पे भी ध्यान दिया जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो बार-बार अधिकारियों और कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ते हैं, लेकिन फिर भी स्मार्ट गुजरात में स्मार्ट भ्रष्टाचार बेखौफ जारी है। गुजरात में भ्रष्टाचार इतनी हद तक बढ़ गया है कि अब सरकारी कर्मचारी ही सरकारी खजाने को लूटने पर तुले हुए हैं। अगर इस तरह के वाकये नहीं रोके गए तो न केवल सरकार को नुकसान होगा, लेकिन गुजरात की साख पर भी धब्बा लग सकता है। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। आगे बढ़ते हैं और अब बात विजय माल्या की करते हैं। 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर विदेश में बैठे माल्या की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हैदराबाद कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 13 अप्रैल को माल्या को कोर्ट के सामने पेश करने का पुलिस को आदेश दिया है। ये वारंट GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पिटीशन के बाद जारी किया गया है। हैदराबाद एयरपोर्ट ने माल्या के खिलाफ 11 केस दायर किए हैं। GMR के वकीलों के मुताबिक ये धोखाधड़ी 8 करोड़ रुपए की है और हैदराबाद कोर्ट ने 50 लाख रुपए के चेक बाउंस होने के मामले में वारंट जारी किया है। GMR ने समय पर पेमेंट नहीं करने, कंपनी को धोखा देने और चेक बाउंस के आरोप में माल्या के खिलाफ अर्जी दी है और ईडी ने बैंक्स के 9,000 करोड़ के कर्जदार विजय माल्या को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। 18 मार्च को उन्हें हाजिर होना है। और सीबीआई अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने किसी राजनीतिक दबाव के तहत किंगफिशर को लोन दिया था। सीबीआई का कहना है कि अब जांच एजेंसी का पूरा फोकस इस बात पर है कि घाटे में चल रही किंगफिशर को लोन दिलवाने में किन किन नेताओं का हाथ रहा है। और इस पर माल्या ने ट्वीट करके कहा कि यूके में मीडिया मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से वो सही जगह तलाश नहीं कर रहे हैं। मैं मीडिया से बात नहीं करूंगा, इसलिए अपनी मेहनत बर्बाद मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने नई हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन पॉलिसी का ऐलान किया है और इसमें ONGC सबसे बड़ी बेनिफिशियरी साबित हो सकती है। इसी मामले पर ONGC के CMD DK सराफ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। हमारे साथ ONGC के CMD DK सराफ हैं। सर, ये घोषणा किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, खासकर अगर ONGC के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, और इसका कितना फायदा कंपनी को होने जा रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं जिसको हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। प्रेशर ज़्यादा है और टेम्परेचर ज़्यादा है। इन क्षेत्रों में जो हम गैस प्रोड्यूस करते हैं या ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उसमें हमको प्राइसेस इंक्रीज़ करेगी हमारे लिए। पहले जो प्राइस थी वो बहुत कम थी और उस प्राइस के रहते हुए हम ये मान रहे थे कि इन डिस्कवरीज से उत्पादन करना बहुत ही कठिन है। हम ने गवर्नमेंट को कई बार रिक्वेस्ट भी किया था कि इसकी प्राइसेस बढ़ाई जाए, इनकी प्राइसेस रिव्यू की जाए। गवर्नमेंट ने अंततः ये हमारी जो कठिनाई को समझा और जो प्राइसेस बढ़ाई, और इससे हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी हम परियोजना को हम इन्वेस्टमेंट अप्रूवल देंगे बहुत ही शीघ्र। और हमारा ये मानना है कि 2019 के अंदर हम गैस का और तेल का उत्पादन करेंगे।
राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों एक दूसरे पर वार का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते, लेकिन पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के लिए अनुशासन की ऐसी मिसाल पेश की है जिसे देखकर ऐसे राजनीतिक पंडित मुंह छिपा लेंगे जो ये कहने लगे थे कि मोदी और नीतीश के बीच जुबानी अनुशासन की दीवार टूट चुकी है। मंच से संसद तक पीएम मोदी के अनुशासन से भरा वीडियो आज आपको देखना चाहिए। मुझे तो यूं तो पूरे बिहार वासियों को दो लेकिन मेरे लिए आज व्यक्तिगत संतोष का विषय। बिहार के मंच से सीएम नीतीश के लिए क्यों खड़े हुए पीएम मोदी? मामूली बात नहीं है कि दो मंच से लेकर संसद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुशासन परमो धर्म। अनुशासन प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वो अंदाज है जिसका सम्मान उनके राजनीतिक दोस्त भी कर रहे हैं और दुश्मन भी। इन दोनों तस्वीरों की अपनी अपनी कहानी है। शुरुआत पहली तस्वीर से करते हैं। काफी खुशी है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि दो बिहार के हाजीपुर के छौकिया गांव में एक सरकारी कार्यक्रम चल रहा था। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी। गंगा नदी पर 2 नए रेल पुलों का उद्घाटन करने के लिए मोदी और नीतीश पटना से एक ही हेलीकॉप्टर से साथ आए थे। मंच पर मोदी और नीतीश पास पास बैठे थे। दोनों आपस में खूब बातें कर रहे थे। कभी नीतीश की बातें मोदी को हंसाती तो कभी मोदी की बातें नीतीश को गुदगुदाती। लेकिन कहानी ये नहीं है। कहानी तब शुरू हुई जब नीतीश कुमार भाषण देने के लिए उठे। नीतीश पीएम मोदी का स्वागत कर ही रहे थे कि अचानक भीड़ से मोदी मोदी का नारा बुलंद होने लगा। को काफी खुशी है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि दो नीतीश का ध्यान भंग हो चुका था, लेकिन मोदी मोदी का नारा और जोर पकड़ रहा था। नीतीश की नजर उस भीड़ पर टिक गई और हिलते कैमरे की नजर पीएम मोदी पर आकर रुक गई, जो अपने पुराने दोस्त और मौजूदा राजनीतिक प्रतिद्वंदी नीतीश के लिए अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े थे। पीएम मोदी ने बायां हाथ उठाकर लोगों से चुप हो जाने को कहा। एक बार में लोगों ने बात नहीं मानी तो दूसरी बार मोदी ने आंखें कड़ी कर और हवा में हाथ पटक कर लोगों से शांति की अपील की और इस तरह नीतीश के बीच भाषण में आ रही बाधाओं को पीएम मोदी ने दूर कर दिया। काम पूरा हो गया, बिजली पहुंच गई और उसका सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों को मिला है। और मैं नीतीश जी का आभारी हूं कि इस काम को गति देने में उनकी राज्य सरकार तरफ से भी पूरा सहयोग मिलता रहा है और उसके कारण ये काम भारत सरकार गति से कर रही है। मंच से पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की तो जेडीयू भी पीछे नहीं रही। कुछ अति उत्साही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता ये काम अक्सर करते आए हैं और बिहार यूज्ड टू हो गया, देश भी यूज्ड टू हो गया इससे। लेकिन अच्छा लगा कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने खुद इंटरवीन किया। आपको सीधे ले चलते हैं आईएमएफ के कार्यक्रम में, जहां इस वक्त वित्त मंत्री अरुण जेटली संबोधित कर रहे हैं। As what you've repeatedly described as a bright spot. But I can tell you that in the given global situation, we have our shares of problems. But there is an increased determination in India to somehow face the challenges and internalize at a faster pace our own reform process so that we can continue to grow. As the Prime Minister elaborated yesterday, our growth model really is based on
our concern for poverty eradication, we still have a very large number of poor people in this country, maintaining higher growth levels, and ensuring that the impact of that growth translates into eradicating poverty of these sections itself. We've opened up various sectors of the economy. We've removed a lot of unnecessary conditionalities on investment. We've created a broad national consensus that we do require more resources. The resources within the country are limited, and therefore our economy must be strong enough in order to attract investment from various parts of the world. What is work in progress still is that we are trying to ease the environment for people doing business in India. We've in particular tried to rationalize, that is again work in progress, our taxation and bring it down to almost global levels, our direct taxes. We are going in for a far more simplified indirect taxation regime. We've substantially resolved a number of legacy issues of the past, only very few remain. We've brought a lot of fairness into the governance system, eliminated discretions wherever we could, and linked up various what was regarded as privileges to a market mechanism itself. Having done all this, our emphasis now clearly is that wherever we find the pits existing, we need to fill them up. And therefore our emphasis on rural infrastructure, generation of transfer of a lot of resources into the rural areas. Our second emphasis is on continuing to build physical infrastructure as far as India is concerned, spend more money on the social sectors, locate whatever appears to be vulnerable and strengthen them. We are trying to have a special emphasis now, both in terms of legislative changes and resources being put to strengthen the banking system itself. And I do feel that the next few months in bringing about these structural changes are also going to be extremely important. The current session of Parliament has already seen one landmark legislation 2 days ago, and I do hope to see another 2 in the second part of the session with regard to the insolvency law and the goods and services tax. Once we are through with them, I think this gives a major fillip and a push to our reform process. And even in otherwise a slow global environment, on the strength of exhibiting our own determination to move on the path that we've moved, I think there is a significant amount of growth that India can provide to the world. I'm sure this partnership between the IMF and Asia, India playing an important role itself, will make its own great contribution to the global economy itself. This is one part of the world which needs growth, which needs to eradicate poverty, and I'm sure the initiative that you have taken in organizing this conference with a special emphasis on Asia will go a long way in that direction. I thank you very much once again, and to all the delegates who've taken the trouble of being here for the past 2 days to be a part of this conference itself. Thank you. तो ये IMF और भारत सरकार की ये एक ज्वाइंट 3 दिन का जो सम्मेलन था, उसके अंदर वित्त मंत्री अरुण जेटली संबोधित कर रहे थे, जो आपने अभी सुना। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए इसी बिजनेस के साथ।